हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बिल्डिंग और एक टावर है और बिल्डिंग का हाइट दिया है जो कि 7 मीटर है। ठीक है, तो पहले हम, ये तो ग्राउंड है और ये टावर है और मान लेते हैं कि ये मेरा सॉरी टावर नहीं, हाँ टावर है और ये मेरा बिल्डिंग है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। अब क्वेश्चन दे रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो बिल्डिंग के टॉप से एक ऑब्जर्वर है जो कि केबल टावर के टॉप पे दिख रहा है और इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के भी समझ में आता है कि ये जो केबल टावर है इसका हाइट बिल्डिंग से ज़्यादा होगा। ठीक है, कैसे ज़्यादा होगा? क्योंकि अगर हम इसके टॉप पे देख रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन तभी होगा जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर है तभी जाके एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, चलिए, तो बिल्डिंग के टॉप से इसके टॉप पे देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट पहले ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ऑफ साइट तो ये हो गया और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। किसका फुट का बात कर रहा है? तो केबल टावर के फुट का बात कर रहा है। तो अब क्या है कि यही ऑब्जर्वर टॉप से अब केबल टावर के फुट पे देख रहा है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ये होगा। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ तक ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये 45 डिग्री होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको केबल टावर का हाइट बताना है, यानी कि इसको हम पहले नेमिंग कर लेते हैं। ठीक, तो बिल्डिंग को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम सी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब तो बिल्डिंग का हाइट दिया है जो कि 7 मीटर है। ये पूरा हाइट कितना होगा? 7 मीटर। ठीक है, और यहां से हम क्या किए हैं? पॉइंट ए से सी डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं जो कि मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड से पैरेलल भी होगा और इस पे परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है और इस पॉइंट का हम नेमिंग कर लेते हैं, इसको हम ई बोल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, हमको हाइट ऑफ टावर बताना है, केबल टावर का हाइट कितना होगा। तो केबल टावर का टोटल हाइट कितना होगा? सीडी के इक्वल होगा। ठीक है, सीडी का जो भी लेंथ होगा वही टोटल हाइट ऑफ द केबल टावर होगा। क्लियर है? लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि ये जो ए बी है इसी के इक्वल होगा, यानी कि ए बी का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ किसका होगा? इसी का। तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर है। ठीक है, अब हमको सीडी में एक पार्ट तो मालूम चल गया। सीडी यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेड था, ईसी और ईडी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ईसी मालूम चल गया। अब जैसे हमको ईडी मालूम चल जाएगा तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट हाइट ऑफ टावर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीडी जो है पूरा सीडी किसके इक्वल होगा? ईसी प्लस ईडी के इक्वल होगा। ईसी मालूम चल गया 7 मीटर। अब हमको केवल ईडी फाइंड करना है। अब जैसे ही ईडी फाइंड कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ द टावर हम बता सकते हैं। ठीक है, अब ईडी कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। चलिए, तो पहले हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। तो लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड केबल टावर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे ए बी बिल्डिंग का हाइट है और सी डी किसका हाइट है? केबल टावर का हाइट है। ठीक है, चलो, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमको ईडी मिल जाएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि इन 2 ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके हम फाइंड करने का कोशिश करेंगे ईडी का लेंथ। ठीक है, तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें, ये वाला ट्राइंगल ए ई सी, आप चाहे तो इसका भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, हमको अल्टीमेटली करना क्या हम बता रहे हैं, हमको ईडी चाहिए। तो ईडी किस ट्राइंगल से मिल सकता है? ट्राइंगल ए ई डी से फाइंड हो सकता है। लेकिन ट्राइंगल ए ई डी में किसी भी साइड का लेंथ नहीं मालूम है।
तो हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल का या फिर इस ट्रायंगल का यूज़ करके हम एक साइड का लेंथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि हम AE या फिर AD फाइंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन AD तो फाइंड कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, AE फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही AE फाइंड कर लेंगे हम AD आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब AE दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कैसे, या तो इस ट्रायंगल का यूज करके, क्योंकि इस ट्रायंगल में एक साइड का लेंथ मालूम है और एक एंगल मालूम है, तो यहाँ से टी रेशियोज का कंसेप्ट यूज करके हम आसानी से AE फाइंड कर सकते हैं, या फिर इस ट्रायंगल का भी यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ट्रायंगल में भी इस साइड का लेंथ मालूम है, ठीक है। हम आसानी से BC फाइंड कर सकते हैं और BC जो होगा AE के इक्वल होगा। BC जो होगा किसके इक्वल होगा, AE के। और यहाँ पे एंगल भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये 45 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 45 अल्टरनेटिव एंगल से। तो या तो हम इस ट्रायंगल का यूज करें या फिर इस ट्रायंगल का यूज करें, दोनों में से किसी एक ट्रायंगल का यूज करके हम AE फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसी ट्रायंगल का यूज करते हैं, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल का। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल AEC, ठीक है। अब ये तो परपेंडिकुलर है जो साइड हमको मालूम है, और ये बेस जो निकालना है, तो यहाँ पे tan या cot दोनों में से किसी यूज कर सकते हैं। तो tan थीटा कितना है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर EC, और बेस क्या है AE, ठीक है, जो फाइंड करना है। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, EC कितना निकला है 7, और ये AE, ठीक है। cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AE इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। तो AE का भी लेंथ कितना है 7 मीटर निकल गया, ठीक है। अब हम आसानी से इस ट्रायंगल का यूज करके ED फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल AED, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है 60 डिग्री, यहाँ भी tan का ही यूज करना पड़ेगा, tan या cot, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस मालूम है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ED, और बेस क्या है AE, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3, ED फाइंड करना है, और AE कितना निकल गया है 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ED इज इक्वल टू 7√3 मीटर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ED कितना आ गया 7√3 मीटर आ गया, क्लियर है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि √3 का वैल्यू आप 1.732 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 1.732 पुट करेंगे तो ED का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, 7 इंटू 1.732, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 कैरी ओवर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.732 इंटू 7, ठीक है, ये हो जाएगा 14 कैरी ओवर 1, ये हो जाएगा 21 प्लस 1 22, 7 7 जा कितना होता है 49, 49 प्लस 2 51, तो 1 यहाँ पे 5 कैरी हो जाएगा, तो 7 प्लस 5 12, यानी कि 12.124, तो ये आ जाएगा मेरा 12.124 मीटर, ठीक है। अब हमको ED भी मालूम चल गया, अब हम आसानी से CD पता कर सकते हैं। तो देयरफॉर CD इज इक्वल टू EC प्लस ED, ठीक है। EC कितना है मेरा 7, प्लस ED कितना निकल गया है 12.124, ये आ जाएगा ऐड करने पे 19.124 मीटर ये आंसर, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे, ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, तो कितना आ जाएगा मेरा 19.124, 1 2 ही दिया है, 4 भी लगा सकते हैं, इतना मीटर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बढ़िया क्वेश्चन था, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और ध्यान से पढ़ के हम फिगर बनाएंगे तभी जाके हम आगे क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी चूक हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन मतलब आंसर नहीं आएगा, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ के फिगर बनाने का कोशिश करेंगे, उसके बाद तो आसानी है। तो ये भी क्वेश्चन CBSE 2017 में पूछ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला एग्जाम में भी पूछ सकता है ये। तो चलिए इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।